हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना देर किए। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट है काफी, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन या हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, होता क्या है कोएगुलेशन? हम सभी को पता है कि जब पार्टिकल्स एग्रीगेट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं तो उसको कोएगुलेशन कहते हैं। वही फ्लॉक्यूलेशन है, वही प्रेसिपिटेशन है। फ्लॉक्यूलेशन को थोड़ा सा अलग मैं कहूंगा, इन दोनों से कह सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि कोएगुलेशन का जो मोड है वो कैसे भी हो सकता है। सिंपली मिल्क जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको बॉईल करता हूँ, बॉईल करने में उसको जब हम स्लोली कूल करेंगे तो होता क्या है, क्रीम का लेयर आ जाता है ऊपर। तो कोएगुलेशन में क्या हुआ, हीटिंग एंड देन कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो कॉलोइडल साइज पार्टिकल थे वो एग्रीगेट होना शुरू हो गए। ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम स्किम कर सकते हैं। इस वे में जो मिल्क है हम उसको और प्योरीफाई कर सकते हैं इन द स्टेट ऑफ कॉलोइडल, अगर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोइडल की बात करूं मैं। तो एक कोएगुलेशन जो बॉइलिंग और उससे हुआ। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होगा, अगेन मिल्क का एग्जांपल लेता हूँ। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होगा, अगर मैं किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को डालता हूँ मिल्क में, यानी कि मैं चीज फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज होगी फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया। तो क्लियर सभी को? ठीक है, प्रेसिपिटेशन में वही चीज है कि जब हमने देखा है कई बार हम लैब में क्या करते हैं, दो केमिकल्स को, दो लिक्विड को अगर हम आपस में मिलाते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, HCl को अगर हम मिक्स करते हैं तो बेरियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू होते हैं। लिक्विड फॉर्म में तो दिख नहीं रहते हमें, लेकिन जैसे मिक्स करते हैं वैसे क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाते हैं। दोनों मिल करके आपस में रिएक्ट करके छोटे पार्टिकल जो है बड़े साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कोएगुलेशन समझ में आता है, फ्लॉक्यूलेशन समझ में आता है, प्रेसिपिटेशन। मिल्क वाला एग्जांपल है, दोनों क्लियर हो जाएंगे। हमें मेन टॉपिक यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। वैल्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू कह लो, कोएगुलेशन वैल्यू कह लो, या प्रेसिपिटेशन वैल्यू कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या है, द एडिशन ऑफ या सॉरी एडिशन नहीं कहेंगे उसको, अमाउंट कहेंगे, द अमाउंट ऑफ या द मिनिमम अमाउंट ऑफ suitable electrolyte suitable suitable electrolyte added to the colloidal solution so that the important देखना ध्यान से, so that complete coagulation take place। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे सबसे पहली बात तो मिनिमम अमाउंट लेना हमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का, ताकि कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए। तीन चीजों का ध्यान देना, डेफिनेशन कंप्लीट ये होते हैं, उस मिनिमम वैल्यू को हम कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, कंप्लीट कोएगुलेशन का, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का। सपोज जैसे कि ये रहा आपका कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल्स होंगे, कॉलोइड्स होंगे, ठीक है, कॉलोइडल पार्टिकल्स होंगे, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल होंगे, कुछ भी कह लो। जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोलाइट के किसी एक सुटेबल चार्ज को एब्सॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, और वो चार्जेस जो है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इनका जो चार्ज है इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो इनके ऊपर चार्ज था उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या हो जाता है, ये आपस में कोएगुलेट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बड़े साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोसेस हो गया कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन। जो मैं बात कर रहा हूँ, जितनी अमाउंट में मैंने उसको डाला उस अमाउंट को मैं क्या कहूंगा, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। कंप्लीट कोएगुलेशन की बात करें, सपोज 1 किलोग्राम मिल्क जो है उसमें से मैं सपोज कह रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू है वो एक अलग है। मैं सपोज कह रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ मिल्क में से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 ग्राम चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने 50 ml एसिड डाला, कोई सुटेबल एसिड, सिट्रिक एसिड डाल दिया, टार्टिक एसिड डाल दिया मिल्क में, ठीक है, बॉइल्ड मिल्क में, और आप देखो कि जो चीज निकला वो 250 ग्राम है, यानी कि कंप्लीट तो नहीं होना कोएगुलेशन, 50 ग्राम चीज और निकलना था। आप इसको इंक्रीज कर दो 52 ml तक,
तो वो जो 52 ml वैल्यू आई है वो क्या होगी, फ्लक्चुएशन वैल्यू, क्योंकि आपने कोएगुलेशन कंप्लीट किया। आई बात समझ में? अगर आप मतलब इसका हाफ डाल देते हो 52 का, 26 ml डालते हो तो कितना निकलेगा, ओनली 150 ग्राम चीज निकलेगा। तो 150 ग्राम चीज तो निकल गया, कोएगुलेशन तो हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है कोएगुलेशन, इसलिए उसको हम फ्लक्चुएशन वैल्यू नहीं कहेंगे 26 ml को, हम किसको कहेंगे 52 ml को, क्योंकि इस वैल्यू से हमें पर्टिकुलरली क्या मिल रहा है, एक कंप्लीट कोएगुलेशन। समझना नहीं? अब मैंने यहाँ पर कहा कि पर्टिकुलर एसिड डालना है, मैंने टार्ट्रिक एसिड भी कहा, मैंने सिट्रिक एसिड भी कहा, दोनों एसिड, यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट कोई से भी डाला जा सकता है, इसलिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लिखा है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सुटेबल होगा वो कैसे पता चलेगा हमें, फ्लक्चुएशन वैल्यू से। ठीक है, जो फ्लक्चुएशन वैल्यू होती है, फ्लक्चुएशन वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्चुएशन पावर के, ये याद रखेंगे। जो फ्लक्चुएशन वैल्यू है, फ्लक्चुएशन वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्लक्चुएशन पावर के। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, फॉर्मूला क्या होगा यहां से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुई, ये तो डेफिनेशन से पता चल रहा है ना कि जितनी कम वैल्यू उतनी ज्यादा पावर, उतना ज्यादा वो क्या करेगा उसको, मतलब हमारे लिए बेटर क्या है, इस मान लो मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, अब मैं कहूँ कि इसका 30 ग्राम और 30 ml डालना है तो कंप्लीट कोएगुलेशन के लिए, और इसमें कहूँ कि मैं सिर्फ 5 ml डालना है, तो बेटर कौन सा होगा 5, जितनी कम वैल्यू यानी कि इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, देखो ये होगा कोएगुलेशन, या कोएगुलेशन क्या कहूँ या फ्लक्चुएशन क्या कहूँ, ठीक है, कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 डिवाइड बाय कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2। यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ताकि मैं इनको कंपेयर करूं। तो जो कोएगुलेशन पावर है इलेक्ट्रोलाइट 1 की वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कोएगुलेशन वैल्यू के, कोएगुलेशन वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रोलाइट 1 की। ठीक है, कोएगुलेशन पावर जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 के। उसी तरह से जो कोएगुलेशन पावर है 2 का वो इसके कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं दो इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला बना सकता हूं इस रिलेशन से, ठीक है ना, कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1, कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है कि इनका एक कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड एंड NaCl उसके लिए AlCl3, ठीक है, AlCl3। तो अगर मुझे कोएगुलेशन पावर निकालनी हो तो कोएगुलेशन पावर ऑफ AlCl3, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा कोएगुलेशन पावर ऑफ NaCl से इज इक्वल टू, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, कोएगुलेशन वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर किसकी, NaCl की, और यहाँ पे कोएगुलेशन वैल्यू किसकी, AlCl3 की। अब ये तो डेटा आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आपको गिवन ही मिलेगा। ठीक है, तो NaCl की वैल्यू होती है 52 और यहाँ से इसका होता है 0.0093, 0.093। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे 559 आनी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि जो कोएगुलेशन पावर है AlCl3 वो इसके कंपेयर में इतने टाइम्स तक पावरफुल है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो अगर हमारे पास एक नंबर होगा तो नंबर के साथ कंपैरिजन करना बड़ा इजी होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये इस वैल्यू को देख लेना, ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर की हेल्प से इतनी वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, ठीक है, अदरवाइज ये 0.93 भी हो सकता है, देख लेना एक बार इसको। ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा आप सभी का कि कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, कोएगुलेशन पावर क्या है, फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या है, डेफिनेशन। अच्छा एक और चीज, जो सुटेबल रिएजेंट मैंने यूज किया डेफिनेशन, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग एजेंट, वही बात बताते हैं। ठीक है, तो डिफाइन हो जाएगा, यहाँ से डेफिनेशन कर लोगे इसकी। तो ये था कोएगुलेशन वैल्यू। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो हम बात करते हैं हार्डी-क्लूज लॉ की। ठीक है, तो देखो उसको क्या है, हार्डी-क्लूज लॉ है जो, हार्डी-क्लूज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में, कहता है बड़ा सिंपल सा है, देखो इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है, हार्डीज लॉ है कोएगुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है कि जो कोएगुलेशन हम करवा रहे होते हैं कोएगुलेशन किस तरह से इफेक्टिव हो सकती है। तो इफेक्टिव कोएगुलेशन कहेंगे उसको। इफेक्टिव कोएगुलेशन जो है दो बातों पर डिपेंड करेगा, उन्हीं दो बातों का जो सेट बनने वाला उसी को हार्डीज लॉ कहते हैं। ठीक है, पहला सेट क्या है, देयर मस्ट बी opposite charge on electrolyte। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर सेम ही चार्ज दोगे फिर तो रिपल्शन ही आएगा, तो अपोजिट चार्ज होना चाहिए ताकि वो पार्टिकल जो है न्यूट्रलाइज हो जाए, कोलिटर साइज पार्टिकल, और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर दें। ठीक है, न्यूट्रलाइज होकर। सेकंड जो पार्ट है वो क्या डिपेंड करता है, हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज, higher will be the coagulation power। कोएगुलेशन उतनी ही जल्दी होगा जितना कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर चार्ज है। एग्जांपल की बात करूं, पॉजिटिव अगर मैं कहूं कि कोलॉइड है कोई, ठीक है, कोई केस ले रहा हूं पॉजिटिव कोलॉइड का, पॉजिटिव कोलॉइड की किसी पॉजिटिव कोलॉइड को कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना जल्दी कोएगुलेट करेगा किस बात पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव कोलॉइड की जैसे मैं बात करूं फॉस्फेट 3 नेगेटिव, जैसे मैं बात करूं क्लोराइड नेगेटिव, और जैसे मैं कहूं सल्फेट 2 नेगेटिव, बताओ उसमें सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, डेफिनेटली फॉस्फेट पे लिखा हुआ है, तो फॉस्फेट जो है सबसे जल्दी चार्ज करेगा, सबसे जल्दी कोएगुलेट करेगा। तो जो ऑर्डर आने वाला है वो ये होगा, क्लोराइड सबसे कम पे, सल्फेट उसके बाद, सबसे ज्यादा होगा फॉस्फेट का चार्ज। तो चार्ज देखोगे। ठीक है, सपोज मैं सेम एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कहूं एग्जांपल में कि कोई हमारे पास नेगेटिव कोलॉइड है और उसको करवाना है हमने कोएगुलेट, और उसके लिए मेरे पास एग्जांपल है जैसे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जैसे मेरे पास है सोडियम पॉजिटिव, जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। बताओ क्या होगा, फटाफट से जल्दी कोएगुलेट कौन करेगा, जिस पे जितना चार्ज उतना ही करना। तो ये जो दो पॉइंट्स है इसी को हार्डीज लॉ कहते हैं। क्लियर हो गया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्डीज लॉ में आप अपनी तरफ से ऐसा क्या सजेस्ट कर सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर दो इस लॉ को। तो हम बात करें इसको अपडेट करने के लिए क्या है, चार्ज के बारे में बात करना, पॉजिटिव होना चाहिए, और चार्ज कितना होना चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा उसका कोएगुलेशन पावर होगा। हम यहाँ से अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन कैसे, इन्होंने तो सिर्फ चार्ज के बारे में बात की, नंबर मतलब कितना ज्यादा चार्ज है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जैसे नेगेटिव कोलॉइड है, ठीक है, मैं अपने उस पॉइंट को बता रहा हूँ, ये दोनों को समझा चुका हूँ कि मेरे पास कोई नेगेटिव कोलॉइड है, उस नेगेटिव कोलॉइड को कौन कौन कोएगुलेट कर सकता है, पॉजिटिव, जैसे कि Na पॉजिटिव, जैसे कि Li पॉजिटिव, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन करेगा, वो सीधी सी बात है जिस पे ज्यादा चांस। इसको हटा दूंगा मैं क्योंकि मैं तो ये वाला केस हो गया, पहले ही समझा चुका हूँ। इन दोनों की बात करूं मैं कंपैरिजन की, तो क्या होगा, अब आप देखो चार्ज दोनों पर है सेम, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम तो उसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये लिमिटेशन हो गया एक तरह से इसका। ठीक है, तो जो हम अपनी तरफ से अपडेट कर सकते हो साइज, साइज के रिगार्डिंग बात करो, लिथियम जो है सोडियम जो है, लिथियम का चार्ज कम होता है, लिथियम का जो सॉरी चार्ज नहीं साइज कम होता है, साइज कम है लेकिन चार्ज बराबर है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लिथियम पे ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है ये तो। ठीक है, और इस पे अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा कोएगुलेशन करवा सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोएगुलेशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे ज्यादा होगा, लिथियम पे। क्लियर है ना सभी को। ठीक है, तो इस तरह से हार्डीज लॉ हमारा कवर हो जाता है। अब जो है हम कवर करेंगे प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ गोल्ड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स है एक्चुअली, यहाँ पर हम गोल्ड नंबर नाम से टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, तो पढ़ो इसको फटाफट से, प्रोटेक्टिव एक्शन। अब प्रोटेक्टिव एक्शन में क्या मतलब, देखो नाम से क्लियर हो जाती है कई चीजें, इसमें बार-बार बोलता हूं इन चीजें। प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं हमारे कोलॉइड स्टेट के फर्स्ट पार्ट से जो हमने पढ़ा है लेक्चर में, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोर्स होते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जल्दी से कौन बनता है, लायोफिलिक बनता है।
लायोफोबिक में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो लिक्विड हेटिंग होते हैं, उनकी जो है एक उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम में, इसीलिए उनके कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उनकी स्टेबिलिटी की। जो लायोफोबिक कॉलॉइड्स हैं ये लिक्विड है, ये लायोफोबिक कॉलॉइड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के बना रहा हूँ ताकि अपनी बात को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ये लायोफोबिक कॉलॉइड्स के 3 या 4 पार्टिकल हो गए। अब ये इनको काफी टाइम तक रखे रहो किसी भी रीजन की वजह से, जैसे टेम्परेचर चेंज, पीएच चेंज की वजह से क्या हो सकता है कि ये दोनों क्या मतलब आपस में कोएबुलेट कर जाएं, कोएबुलेट करेंगे तो बड़े साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका जो मतलब इनके जो कॉइडल नेचर है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्या है मतलब है ये है, जैसे होता तो है ये होता है कहां पर, इंक में होता है। जैसे कि आपके पास रिफिल होता है, बॉल पेन होता है ना, बॉल पेन का जो रिफिल होता है आपने देखा है, मैं चलो मैं बना के दिखा ही रहा हूँ तो ज्यादा अच्छा बनेगा नहीं, जैसा ही बनेगा। तो ये जो इंक होती है यहाँ पर, ये बॉल पेन होता है, जो इंक जो होती है आप इसको यूज करके चला मतलब बॉल पेन यूज कर रहे हो, इंक यूटिलाइज होता जा रहा है। इंक होता क्या है एक्चुअल में, इंक जो है ब्लेंड होता है अल्ट्रा फाइन आयरन का, मेटल का यानी कि, ठीक है, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो वो एक तरह से कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। इंक जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है इसका, एक मेटल का और सम केमिकल्स का जो स्टेबलाइज करते हैं उस कॉलोइड को। आपने देखा होगा कि कई बार जो बॉल पेन होता है काफी टाइम तक यूज नहीं करते जब हम, तो वो लिखना बंद कर देता है, जो उसकी इंक है वो जम जाती है। उसके जमने का यही रीजन है कि वो क्या है, लायोफोबिक कॉलोइड है, क्योंकि मेटल है, लायोफोबिक कॉलोइड है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। बात समझ में आई? अब आप मैं बात करूं जेल पेन की, तो जेल पेन में क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा थोड़ा सा जेल भरा होता है, देखा होगा आपने। वो जो जेल है वो एक लायोफिलिक कॉलोइड है, और वो जो जेल है यहाँ पर वो प्रोटेक्टिव एक्शन करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्टिव एक्शन। यही मतलब है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कॉलोइड का। लायोफोबिक कॉलोइड्स हैं ये, ठीक है। जो इंक का हुआ यानी कि अनस्टेबिलिटी जो आई इंक में, वो यहाँ पर भी आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे लायोफिलिक कॉलोइड ऐड करता हूँ, ध्यान से सुन लेना इसको, मैं यहाँ पे लायोफिलिक कॉलोइड ऐड करता हूँ, तो लायोफिलिक कॉलोइड क्या करेगा, इसके सरफेस पे एक लेयर बना देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये। तो लायोफोबिक के सरफेस पे लायोफिलिक का सरफेस आ गया, तो कुल मिलाकर के ये बिहेव कैसे करेगा, बिहेव करेगा एज ए लायोफिलिक कॉलोइड। और जो है यही लायोफिलिक का प्रोटेक्टिव एक्शन होता है कि वो प्रोटेक्ट किस चीज से कर रहा है, इनको कोएगुलेट करने से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कॉलोइड। और ये हमारे काम का है, काम का कैसे है, काम का इसलिए में है कि हमें लायोफोबिक कॉलोइड्स को यूज करना था, ठीक है, लंबे टाइम तक यूज करना था, लेकिन ड्यू टू सम चेंजेस और कंडीशन चेंजेस ये लायोफोबिक कॉलोइड जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। उसको लॉस करने से पहले हम उसमें लायोफिलिक मिला देंगे तो क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी लंबे टाइम तक बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव एक्शन के मोड में आ जाएगा। क्लियर हो गया इसका क्या मतलब है? एक वाला एग्जांपल दिया था, मैं चीज है कोई बात नहीं, बात समझ में आ रही है, शायद आती होगी। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? तो प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कॉलोइड्स कवर होता है हमारा। इसी के अंदर हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर में क्या है, क्या मतलब है गोल्ड नंबर का? गोल्ड नंबर आगे, नंबर का मतलब एक अमाउंट की बात आ जाती है। पहले मैं गोल्ड नंबर को समझा देता हूँ है क्या चीज। ये मेरे पास जैसे कि 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड है, रेड गोल्ड सोल है। क्या मतलब इसका? 10 ml तो भाई वैल्यू ले रखी है, मैंने अमाउंट लिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल का मतलब मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कलर कहां पे डिपेंड करता है। गोल्ड का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर गोल्ड सोल का कलर रेड दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पार्टिकल का साइज है बहुत स्मॉल है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स है यहाँ पर गोल्ड के। ठीक है, और 10 ml मैंने ले रखा है। अब यहाँ पर पार्टिकल्स काफी छोटे छोटे हैं किसके, गोल्ड के, इसीलिए इसका कलर दिखाई दे रहा है रेड, स्टैंडर्ड इसीलिए बोला है इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। मैं इसमें डालूंगा 1% NaCl इलेक्ट्रोलाइट, ताकि ये कोएगुलेट करे। ठीक है, क्या करे, एक कोएगुलेशन करे। मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ कोएगुलेशन वाली, समझ में आ रही बात? अब मैं यहाँ पर लिया तो ये है, कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको 1% NaCl ताकि मुझे कोएगुलेशन मिले। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी XYZ कंपाउंड को ऐड करूंगा,
XYZ का मतलब मेरा है लायोफिलिक कॉलॉइड से। मैं यहाँ पर XYZ लायोफिलिक कॉलॉइड को ऐड करूंगा साथ में, ताकि वो क्या करे, इस 1% NaCl से जो कोएगुलेशन होने वाली है उस कोएगुलेशन को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। वही पढ़ा ना हमने अभी, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड। अभी मैंने गोल्ड सोल लिया मतलब कि लायोफोबिक सोल लिया, मैं XYZ लायोफिलिक को ऐड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1% NaCl ऐड करने से जो कोएगुलेशन होने वाला वो ताकि रुक जाए। बात समझ रहे हो? वो रुक जाएगा मतलब है कि रेड सोल जो है वो किस में कन्वर्ट होना बंद हो जाए, पर्पल में, पर्पल से ब्लू में, ब्लू से गोल्डन में। क्योंकि अगर मैं ये NaCl डाल दूंगा तो ये सारा गोल्डन में कन्वर्ट हो सकता है, ब्लू में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जाएंगे आपस में, कॉलोइडल स्टेट खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये चीज आएगी। तो मैं गोल्ड नंबर को कैसे डिफाइन करूंगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल that must be added to 10 ml standard red gold soul so that क्या होगा, coagulation can be stopped, so that coagulation can be stopped। ठीक है, even by addition of 1% NaCl। ठीक है, ये NaCl मैंने यहाँ पर NaCl का रूप से कितना है, कोएगुलेशन करवा दूं। भाई देखो, अगर मैं कंडीशन ही नहीं दूंगा कोएगुलेशन होने की तो मैं कैसे आइडिया लगा पाऊंगा, कैसे अंदाजा लगा पाऊंगा, कैसे एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा कि ये कितना एफिशिएंसी का काम कर रहा है। समझ रहे हो? 1% NaCl मैंने 102 करोड़ डालेंगे, एलिमिनेट करता हूँ इसको एक बार के लिए, ज्यादा समझाने के लिए, ज्यादा अच्छे से समझना है कि 1% NaCl मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब रेड गोल्ड सोल जो है इसको कोई कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि कोएगुलेटिंग हो, तो मैं क्या डाल के पता कर दूंगा कि कोएगुलेशन से रोकेगा या नहीं रोकेगा? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, इसके लिए कंडीशन देखते हैं इसको, ताकि हमारे पास एक नंबर आए। तो क्लियर है सभी को? तो जो मिनिमम नंबर आने वाला है किसका, अमाउंट का, किसका, मिलीग्राम में होता है ये, द मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स, ये भी नोट कर लेना, इन मिलीग्राम्स। ठीक है, मिलीग्राम। तो क्लियर है सभी को गोल्ड नंबर क्या होता है? ठीक है, अब हमारा जो है ये भी कवर हो चुका है। इसके बाद जो हमने कवर करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बुक खोलोगे, बुक में कई सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी, सारी की सारी ही पढ़नी है मैं तो कहूंगा, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन कब किस में से बना है पता नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड जो है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप रखोगे डेल्टा फॉर्मेशन को। बहुत बार पूछा गया है डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है? अब देखो, डेल्टा फॉर्मेशन जो है ओशन में ही होता है। जब रिवर अपने साथ वाटर लेके आती है, किसी वाटर वाटर भी लेके आएगी और अपने साथ सैंड पार्टिकल लेके जाएगी, मिट्टी तो बह के आती है उसके साथ। तो जब नदियों में पानी बहता हुआ पहुंचता है ओशन के पास, तो जब इन दोनों के मतलब वाटर मिक्स होते हैं आपस में, तो वहां पर आप ये देखोगे कि ओशन में पता है, सभी को पता है कि बहुत सारे अमाउंट में सॉल्ट होता है वहां पे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जब ओशन के साथ लाई हुई सैंड के साथ मिक्स करेगा तो वो उस सैंड पार्टिकल को चार्ज कर देगा। ठीक है, चार्ज यानी कि सैंड पार्टिकल जो रिवर के साथ आए वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ओशन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट से, और वो न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होंगे, कोएगुलेट करेंगे। कोएगुलेट करेंगे तो उससे लेयर बाय लेयर जो है डेल्टा फॉर्मेशन होता चला जाता है। क्लियर है सभी को? ओके, सेकंड पार्ट जो है एक मेडिसिन का भी कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा करने तो सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा देता हूँ। मेडिसिन को जो है कॉलोइडल स्टेट में नहीं जाती है, हम जो मेडिसिन लेते हैं कॉलोइडल स्टेट में होती है। उसका रीजन ये, कॉलोइडल स्टेट में जो है साइज जो है, साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा उनका, कॉलोइडल स्टेट का साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने से क्या होगा, सरफेस एरिया बड़ा, उनका एस्टिमुलेशन बॉडी में ज्यादा अच्छा होता है, और जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो मेडिसिन है ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया में पॉइंट रहेगा। ठीक है, नंबर थर्ड जो आप इसमें करोगे वो है आर्टिफिशियल रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, कई एरिया में करवाई जाती है आर्टिफिशियल रेन। अगर क्लाउड पे NaCl डाला जाए, स्प्रे किया जाए, ठीक है, तो NaCl अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्लाउड के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने के बाद जो क्लाउड्स, छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, वो कोएगुलेट करके आपस में बड़े क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं और फिर पता है आपको रेन इजीली हो जाएगी बड़े क्लाउड से, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम NaCl इलेक्ट्रिफाइड सैंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स जो है ये पढ़ने हैं, A B 3 का मतलब C, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी एप्लीकेशंस हो जाती है कोरेक्स की, हो जाएगा कवर। चलो उसके बाद इमल्शंस खत्म करते हैं, यहीं पे कुछ खास नहीं है इमल्शंस के अंदर, ठीक है, बता देता हूँ क्या होता है। इमल्शंस क्या होते हैं, ये भी कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इमल्शंस क्या होते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन किस किस में, इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो रहेगा दोनों ही लिक्विड होंगे, ठीक है। Dp and Dm आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। colloidal solution in which Dp and Dm are in liquid state, उसको हम क्या कहेंगे, emulsions are called emulsion। चलो डेफिनेशन तो हो गया। अब बड़ा मुश्किल सा है, मुश्किल क्या है इसमें, देखो एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं ऑयल को वाटर में डालता हूँ, ऐड कर देता हूँ, मेरे पास है टेस्ट ट्यूब में वाटर, ठीक है, ग्लास में भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैं कुछ ड्रॉप्स डाल देता हूँ, अगर ग्लास में तो स्पून यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑयल यूज करता हूँ, ऑयल का एक लेयर आ जाएगा देखो, और ये वाटर का लेयर, ठीक है, ये इसमें अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऊपर से बंद करके ग्लास को ढक के, या जो भी अपने कंटेनर में को ढक के आप उसको बड़ा जोर से शेक करते हो, काफी शेक करते हो, तो आप देखोगे कि इसके पार्टिकल्स है ना, ऑयल के पार्टिकल फैल जाएंगे पूरे लिक्विड के अंदर। लेकिन कब तक, वही बात है, जब तक इनकी काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहेगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ये दोनों अलग अलग लेयर बना देंगे। तो कुल मिलाकर की जो इनकी मिक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है इमल्शन की, तो इमल्शन बनते किसकी वजह से, इमल्शन में थर्ड चीज भी ऐड की जाती है, Dp और Dm तो होता ही है, ठीक है, इसमें थर्ड थिंग भी ऐड करेंगे हम, वो होगा इमल्सिफायर, ठीक है ना। इमल्सिफायर में यूज कर रहे हैं, एग्जांपल तो देखो मैं और लिख के दिखा दूंगा अभी इसके डेफिनेशन के बाद, जो प्रॉब्लम आने वाली है एग्जांपल में, ठीक है, इमल्शन पे जो प्रॉब्लम होती है उसको मैं बता दूं, वो होते हैं इमल्सिफायर, उसका सॉल्यूशन है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर कह दो या इमल्सिफाइंग एजेंट कह दो, ठीक है, एजेंट कह दो, या इमल्सिफाइंग या इमल्शन स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं। इमल्शन इतना बड़ा टॉपिक है, जितने सारे नाम हो गए इसके, तो भी चलो इमल्शन स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन होगी those compounds which stabilize emulsion, हो जाएगा ये। एग्जांपल में बता दिया, जैसे कि इसमें पहले टाइप की बात करते हैं, जो टाइप है ना इसमें दो होती है, टाइप दो कौन कौन सी होती है, जैसे कोई ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, दूसरा हो जाएगा वाटर इन ऑयल, ठीक है, OW इस तरह से, OW इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑयल इन वाटर यानी कि डिस्पर्स फेज रहेगा ऑयल, डिस्पर्स मीडियम वाटर, डिस्पर्स फेज रहेगा वाटर, डिस्पर्स मीडियम रहेगा ऑयल, ये दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक है, ठीक है, ये डेफिनेशन करनी है, इनके एग्जांपल्स करने, एग्जांपल्स पे पूछने जाते हैं कि एग्जांपल दो ऑयल इन वाटर का, वाटर इन ऑयल का, इस तरह से, ठीक है, मटर, वेसलिंग, ये सभी इनके एग्जांपल रहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था यहाँ टेस्ट ट्यूब वाला, उसमें हमने क्या करना है, मिक्स नहीं हुई था ना, उनमें हमने करना क्या है, उसमें अगर आप कुछ ड्रॉप शैम्पू की डाल दोगे, यानी कि डिटर्जेंट की डाल दोगे या सोप की डाल दोगे, तो क्या होगा, उसको शेक करोगे, तो होता ये है, ये ड्रॉप्स जो है ऑयल के, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है सोप के मॉलिक्यूल की, और वो सोप मॉलिक्यूल का जो चार्ज है सेम ही होगा, सेम चार्ज होने की वजह से आपस में रिपल्शन रखेंगे, और वो एक दूसरे को स्प्रेडेड फॉर्म में रखेगा, पूरे यूनिफॉर्म फॉर्म में रखेगा एक तरह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये इमल्शंस आपके हो जाएंगे। एप्लीकेशंस की अगर कोई बात करें कि एप्लीकेशंस क्या हैं इनके, तो आपको इनके एग्जांपल्स एप्लीकेशन का बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, हो जाएगा ये कवर।
ओके, तो हमारे जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है वो क्लियर हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ इस चैप्टर का, इस चैप्टर की वर्कशीट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाओ, डाउनलोड करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो तब तक बस इतना ही, और चैप्टर में इतना ही है। थैंक्स, और इतना फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में।